हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। आप सभी का स्वागत है जीकेएम क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेदर आप जैम के लिए तैयारी कर रहे हो, गेट के लिए कर रहे हो, या सीएसआईआर के लिए, या फिर कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जहाँ केमिस्ट्री आपका एक ऑप्शनल पेपर रहेगा। ठीक है, केमिस्ट्री ओरिएंटेड कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आपको ये देखना एकदम मस्ट है ना। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो है, अगर आप गेट और सीएसआईआर में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में पहुंच चुका है इस केस में। तो हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे, फिर हम लोग जेड आउट जेड इन देखेंगे, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसी जेड आउट जेड इन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डायनेमिक और स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, टेम्परेचर के साथ उसका क्या इफेक्ट होता है। देन हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स को कैसे स्टेबलाइज करता है ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, या फिर उसको डिस्टेबलाइज करता है, ये भी देखेंगे। साथ में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी देखेंगे। ज़्यादा डिस्कशन जो है आपका ऑक्टाहेड्रल के साथ ही होता है, बट टेट्राहेड्रल में भी आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देता है। ठीक है, कौन कौन सा देता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो आप हमारे अभी बाकी जो इसके पहले का जो लेक्चर है उसको देखते जाइए, है ना। और आप एक कंटिन्यूटी को बनाए रखें। आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन में, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सीरीज को आप देखिए। एक बार में समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आया, कोई पार्टिकुलर डाउट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, यू आर वेरी मच वेलकम टू डाउनलोड माय ऐप जीकेएम क्लासेस ऐप। और वहां जाकर के आप चैट बॉक्स सेक्शन में जो है आप मुझे क्वेश्चन दे सकते हैं, हम आपको जरूर से रिप्लाई करेंगे। आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर भी करेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। कोई उसके लिए आपको चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, और हमारा बैच रनिंग है, गेट का बैच मंडे से शुरू हो रहा है, और आपका आईआईटी जैम का बैच ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, ओके, तो आप जो है इसको आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्यों है, क्यों ये आपका एग्जिस्टेंस में आया। तो सबसे पहले तो वो देखेंगे कि एग्जिस्टेंस में क्यों आया। ये दो साइंटिस्ट है, एक जॉन और एक टेलर, दोनों मिल करके जो है ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई किए थे। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सा कोई भी ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल ले लेते हैं। सपोज हमने अभी कोई एग्जांपल नहीं लेके जस्ट आपको हम ये ड्रॉ करके दिखाते हैं कि इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास T2G और EG, और हमारे पास है कॉपर 2+, है ना। तो कॉपर 2+ मतलब ये कौन सा सिस्टम होगा, हमारा D9 सिस्टम होगा, है ना। क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के लिए सबसे अच्छा मेटल जो है वो कॉपर 2+ ही है, क्योंकि इसी से शुरुआत हुआ था। करेक्ट। अब देखते हैं हमारे T2G में क्या है, 3 ऑर्बिटल है, और EG में क्या है, हमारे पास 2 ऑर्बिटल है। अब हम इस पे ज़्यादा नहीं फोकस करते हुए, इसको बाद में देखेंगे, फिर हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये जो है आपका इस पे जो चेंजेस है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, D9 में 1 2 3, अब चाहे वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, 9 इलेक्ट्रॉन है तो आपका इसी तरह से बनेगा, है ना। देखिए मान लेते हैं अगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर वीक फील्ड है, तो 5 6 7 8 9 कुछ भी कर लीजिए, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, पहले ये 6 भरा जाएगा और फिर यहां पर रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब क्या, ये दोनों ऑर्बिटल हम लोग अभी इसमें क्या लिख रहे हैं कि ये हमारा डीजेनरेट है, ये भी हमारा डीजेनरेट। हम लोग क्या कहा था जब हमने ये पढ़ाई शुरू किया था, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वाला ऑर्बिटल भी हमारा क्या है, डबली डीजेनरेट, और ये वाला ऑर्बिटल T2G हमारा क्या था, ट्रिपली डीजेनरेट। लेकिन अगर इस केस में अगर हम कहें कि हमारा एक इसमें से मान लेते हैं एक DX2Y2 है, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और साथ में हमारा DZ2 में सपोज 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि DX2Y2 में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हो और DZ2 में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो, है ना। ये भी सिचुएशन हो सकता है कि ये दोनों ऑर्बिटल का यही नाम है। लेकिन जब ये डीजेनरेट स्टेट में है तो हम लोग इसमें कोई अंतर नहीं निकाल रहे थे ना, क्योंकि हम लोग को पता था कि दोनों सेम एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2। तो अगर ये सेम एनर्जी लेवल में है तो चाहे हम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखें कॉपर 2+ के लिए, या फिर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से निकला आपका, यहाँ से निकला, EG
3। अगर Eg3 है आपका कन्फिग्रेशन, वहां से या तो हम ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन देखा गया, चाहे स्पेक्ट्रा देखें हम या स्टेबिलिटी देखें, तो उसमें देखा गया कि जहां पर ये इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, वहां पे जो पीक है आपका, ये जो पीक है एब्जॉर्प्शन पीक है, वो इस तरह नहीं दे करके, किस तरह दे रहा है, क्लियर एब्जॉर्प्शन पीक नहीं दे करके वो इस तरह दे रहा है। इसका मतलब यहां पर दो तरह के लिगैंड है, ये एक तरह का लिगैंड है, ये एक तरह का लिगैंड है, दोनों इक्वल में नहीं रहेगा। इसको ऐसे कीजिए, ये थोड़ा सा अप रहेगा और ये थोड़ा सा डाउन, मतलब एक के लिए एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, मतलब कोई ज्यादा है। मतलब अगर मान लेते हैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगैंड रहते हैं, 6 लिगैंड रहते हैं, तो 6 लिगैंड में ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हो सकता है कि 4 लिगैंड एक तरह का दिखा रहा है एब्जॉर्प्शन और 2 लिगैंड थोड़ा सा, है ना, इसको शोल्डर कहते हैं हम लोग, है ना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता इसमें। मतलब एक शार्प होता है इस तरह से ब्लेंड एकदम, है ना, कोई मतलब बीच में ये नहीं है, ठीक है। और एक होता क्या है, ऐसे जा करके आपका थोड़ा सा शोल्डर बनाते हुए नीचे गिरता है ना। तो इस शोल्डर का मतलब है कि बाकी कोई 2 लिगैंड है जो कि अलग एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, और ये 2 लिगैंड है जो अलग, ये 4 लिगैंड है जो अलग एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये अपना जो है डबली डिजेनरेट जो है इसको तोड़ रहा है, ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है ना। तब सोचने पे मजबूर हुआ गया कि क्या ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये जो बना रहे हैं हम लोग, ये दोनों हमारा इस सेम एनर्जी लेवल पे नहीं है, ये इज नॉट इक्वल टू dz²। अगर ये दोनों का एनर्जी, क्या चीज, एनर्जी, है ना, अगर ये दोनों का एनर्जी सेम होता तो चाहे हम ये लिखते या ये लिखते, दोनों ही सेम होता मेरे लिए, क्योंकि इक्वल एनर्जी में। लेकिन दोनों इक्वल एनर्जी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर अब हमारे पास कंडीशन आ जा रहा है, तब कौन सा वाला सही है, ये 2 ये 1 या ये 1 ये 2, है ना। आप हमको कमेंट करके बताइए इस दोनों में कौन सा ज्यादा सही है। इसके लिए कॉपर 2+D9 सिस्टम के लिए हम ऐसे कर देते हैं, इतना बड़ा तो आप लिख नहीं पाएंगे, इसको हम लोग A लिख देते हैं, इसको हम लोग B लिख देते हैं। अब इस दोनों में बताइए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो आप हमको कमेंट कर दीजिए। हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, चलिए देखते हैं आगे और भी चीज़ें आएंगी। अब ये दोनों में हमको बताइए कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है ना, ठीक है। अब आगे और क्या है हमारा, अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें, ये जो है अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन आपका ये ले लेते हैं dx2y2 में, अगर हम ले लेते हैं दो तरह का कंडीशन, एक ये और दूसरा dz2 पे 1। ये पहला कंडीशन, अगर इस तरह का कंडीशन हम ले लेते हैं तो होता क्या है, देखिए इस तरह का कंडीशन आने के लिए हम सिर्फ Eg को स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि Eg से ही हम लोग देखेंगे, है ना। ये Eg को स्प्लिट किया हमने, एक है हमारा dx2y2 और दूसरा है dz2, तो इसको कर देते हैं dx2y2 और ये हो गया dz2। और एनर्जी वाइज भी आपको पता है कि पहले यहां भर जाएगा, फिर यहां जाएगा, या फिर 1 2 तीसरा यहां पे आएगा, जैसे भी करेंगे आप, है ना, 1 2 तीसरा यहां आएगा, तो ये फिर से डिजेनरेट कर गया आपका Eg, ठीक है। तो ये Eg डिजेनरेट कर गया, नॉन डिजेनरेट कर गया 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल पे, dx2y2 dz2, और अपने अभी ये वाला सिस्टम लिखा है। अब देखिए ये होता कैसे हमको बता रहे हैं। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हमने कॉपर है तो कॉपर को ही लिख लेता हूं, ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मान लेते हैं कि लिगैंड लगा हुआ है, एक्स ही मान के चलिए, है ना। ये सबको प्राइम कर दीजिए, क्योंकि अब अलग अलग दिख रहा है ना, इसको प्राइम नहीं, इसको नॉर्मल एक्स। यहां पर देखिए एक स्क्वायर में है, प्लेनर में, और दूसरा जो है एक्सियल में। तो ये सब किस में है, जेड एक्सिस में। ये कहां है, जेड एक्सिस में। ये सब कहां पर है आपका, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। अब हो क्या रहा है, देखिए यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है x2y2 में, ठीक है। इसका मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, dz2 में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो जो इनकमिंग लिगैंड होगा, अगर लिगैंड आ रहा है यहां अप्रोच करने के लिए आपके इस, और हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे निकल के ऐसे करते हैं, एम्प्टी लिखते हैं, ज्यादा इजी होगा आपके लिए, है ना। हम इसको एकदम एनिमेशन की तरह पढ़ेंगे, है ना। ये एम्प्टी आपके पास प्लेस है, बस ये एम्प्टी प्लेस का अलग इन्वायरमेंट है और ये एम्प्टी प्लेस का अलग इन्वायरमेंट में। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये लिगैंड अप्रोच कर रहा है। लिगैंड 2 तरह से अप्रोच कर सकता है, एक्सिस के थ्रू ही अप्रोच करेगा, या तो ये जेड एक्सिस में अप्रोच कर रहा है, या फिर ये क्या करेगा, ये एक्स वाई प्लेन में अप्रोच करेगा, है ना, ठीक है। या तो जेड एक्सिस में करेगा या फिर एक्स वाई प्लेन पे ये अप्रोच कर रहा है। तो अब आप हमको बताइए, अगर ये जेड एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा, हमारा रिपल्शन होगा जेड पे।
अगर ये अप्रोच कर रहा है आपके एक्स वाई प्लेन पे, तो रिपल्शन कहाँ होगा ज़्यादा, एक्स वाई प्लेन पे रिपल्शन होगा। इसका मतलब अब दो तरह का यहाँ पर है, ये एक्स वाई प्लेन का मतलब कौन सा हो गया, ये वाला ऑर्बिटल dx2y2। जेड एक्सिस में अगर वो अप्रोच कर रहा है तो मतलब कौन सा आपका प्लेन हो गया, मतलब एक्सिस हो गया, dz2 हो गया, है ना। तो एक बार इसको अप्रोच करने दीजिए इधर से। अभी मान लेते हैं कि ये अप्रोच कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे, तो जब ये एक्स वाई प्लेन पे अप्रोच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, आपके dx2y2 में ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा। और dx2y2 में ज़्यादा रिपल्शन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा कंडीशन यहाँ पे, ये जो x, ये और इस मतलब कि ये कॉपर से इस लिगेंड में जो एक्स वाई प्लेन पे अप्रोच कर रहा है, इस प्लेन पे जो लिगेंड आएगा उसका जो डिस्टेंस है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे था, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए और लिगेंड आके यहाँ अटैच होगा, है ना। तो क्या हो गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये डिस्टेंस छोटा रह गया, है ना। क्योंकि रिपल्शन है तो क्या होगा, एनर्जी मतलब रिपल्शन के कारण रिपल्सिव एनर्जी बढ़ेगा, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, ये लिगेंड जो है इसके न्यूक्लियस से दूरी बना के रखेगा, मतलब ये वाला लेंथ बढ़ जाएगा, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये लेंथ हमारा क्या हो गया, अभी छोटा हो गया। तो इस केस में क्या हो गया आपका, ये जो लेंथ छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया, हम इसको लिख देते हैं, ये स्मॉलर हो गया। अब अप्रोच कहां से कर रहा है, अभी इधर से नहीं कर रहा है ना, अभी कर रहा है एक्स वाई प्लेन पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉलर हो गया और ये वाला जो है, ये आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, ये लार्जर हो गया। अब जब लार्जर हो गया तो इसके और इसके बीच का जो है, मतलब ये लार्जर हो गया, इसका मतलब ये ज्यादा अब स्टेबिलिटी फील करेगा, क्योंकि उतना ज्यादा रिपल्शन अब होगा नहीं, है ना। रिपल्शन को कम करने के लिए बॉन्ड लेंथ बढ़ाया ये, इसका मतलब ये अंदर घुस गया, कौन, जेड एक्सिस अंदर घुस गया। तो इस वाले सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, जेड इन, इसको हम लोग कहते हैं जेड इन, है ना। और दूसरा चीज हम लोग इसको कहेंगे, ये कौन सा हो रहा है आपका, इलोंगेशन या कंप्रेशन, कौन सा हो रहा है, ये आपका हो रहा है जेड इन कर रहा है, इसका मतलब ये आपका हो गया कंप्रेशन, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिएगा। एक और लाइन यहां ऐड कर देता हूं, जो नेक्स्ट जब हम लोग जेड आउट को एक्सप्लेन करेंगे उस समय में आपको काम आएगा। वो क्या है आपका, सपोज कि आपका ये कंप्रेशन हो रहा है, तो यहां पर 4 बॉन्ड को अपना लेंथ बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। 4, दिमाग में रखिएगा, कितने बॉन्ड अपना लेंथ बढ़ा रहे हैं, 4 बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। इस लाइन को याद रखिएगा। नेक्स्ट में जब देखेंगे तो वहां कितने बॉन्ड को बॉन्ड में रिपल्शन हो रहा है और उसका बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, उसी से आपका जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इस दोनों में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, वो आपको पता चलेगा, है ना। इसको आप ध्यान से देखिएगा, है ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है ना। क्योंकि हम लोग एकदम अभी इनर कोर में घुस चुके हैं, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग दूसरा वाला कॉन्फ़िगरेशन, है ना। हम यहाँ क्या करेंगे, यहीं पे चेंज कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। अब इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में क्या होगा, हम इसको मिटा लेते हैं, पहला वाला केस तो देख लिए। अब इस केस में क्या होगा उसको देखते हैं। हाँ, ये सब मिटा देते हैं जो जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं इसको नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। ये सब हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बस इसी में बनेगा, है ना। चलिए अब इस केस में क्या हुआ, लिगेंड आया, इसको लिख देते हैं dz2 और इसको लिख देते हैं dx2y2, हाँ ये और ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, ये लिगेंड अब अप्रोच कर रहा है, दोनों पॉसिबिलिटीज देखना होगा ना आपको। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक्स वाई में ही जाएगा, वो दोनों में जाके देखेगा, जहां उसको स्टेबिलिटी फील होगा वहीं पे लेगा। आप सपोज कोई सामान खरीदने जाते हैं, एक दुकान में गए, वहां पर वो 4000 बता रहा है, तो आप उसने खरीद लिया। दूसरे बार आप जब को सामान खरीदने जाना है तो आप दूसरा दुकान भी ट्राई करेंगे, वहां अगर 3500 में मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, वहीं से लेंगे, है ना। तो वही चीज ये भी कंपेयर कर रहा है। पहले एक्सियल में जाके देखा तो 4 बॉन्ड लेंथ उसका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है, 4 बॉन्ड को इंक्रीज करना पड़ रहा है अपना लेंथ को, है ना। चारों बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब ये यहां अप्रोच किया, जैसे ही लिगेंड यहां अप्रोच करेगा तो अब क्या होगा, यहां भी तो आपका जो है वो रिपल्शन बढ़ेगा, किसके साथ, तो इसमें रिपल्शन बढ़ने लगेगा। dz2 में क्या होगा आपका, अब रिपल्शन इंक्रीज करेगा। रिपल्शन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा, उसको रिपल्शन एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए, तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर दिया और अब ये यहां पे फील कर रहा है ना। इधर भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ये 2 जगह से ही ये अप्रोच कर सकता है,
और यहाँ पे ये इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो गया, लार्जर हो गया, और ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या हो गया आपका, स्मॉलर लिखिए या शॉर्टर लिखिए, है ना, ये बॉन्ड लेंथ आपका स्मॉलर हो गया और ये लार्जर हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, आपका दो बॉन्ड ऐसा है जो इसको क्या करना पड़ रहा है, इंक्रीज करना पड़ रहा है। सिर्फ दो बॉन्ड में इसको रिपल्शन फील हो रहा है, तो उस लाइन को यहां मेंशन कर दीजिए और फिर आप खुद ही बता दीजिएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। चार बॉन्ड को लेंथ इंक्रीज करना ज्यादा मतलब स्टेबल है, या दो बॉन्ड का लेंथ इंक्रीज करना ज्यादा स्टेबल है ना। या फिर दूसरे तरीके से, चार बॉन्ड में रिपल्शन हो रहा था तो वो ज्यादा स्टेबल है, या दो बॉन्ड में सिर्फ रिपल्शन हो रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल है। वो अब आप ही बता दीजिएगा। अब तक तो कमेंट में बता भी दिए होंगे आपके उस दोनों कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा सही है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है आपका, क्या होता है आपका, दो लिगैंड जो है अपना बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, वहां चार कर रहा था, तो जो कम कर रहा है वही ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल वन है, और स्टेबल वन मतलब ये ज्यादा प्रीफरेबल वन है, ठीक है, ये ज्यादा प्रीफरेबल वन है। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखिए Z क्या हो गया, बाहर निकल गया ना। इस केस में क्या हो गया, यहां से कंफ्यूज नहीं हो गया ना कि अंदर में कम एनर्जी में तो इसको Z इन कहेंगे, यहां से कोई मतलब नहीं है। ये क्या गया, उसको बाहर निकालने के बाद स्टेबल हुआ, और स्टेबल हुआ तो ये आया ना, एनर्जी वाइज में लोअर आएगा, ये हायर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है ना। कंफ्यूज नहीं करेंगे, मैथमेटिकल टर्म से कंफ्यूज नहीं करेंगे केमिस्ट्री को, है ना, समझने की कोशिश कीजिए। अब क्या हो गया, ये रिपल्शन के कारण, वो तो ऐसा नहीं है कि अंदर घुस के और रिपल्शन होते रहेगा उस मॉलिक्यूल में। अगर रिपल्शन होते रहेगा तो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा, तो इसलिए उसने अपना बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज किया, है ना। तो ये एक्सियल वाला बॉन्ड लेंथ दोनों साइड में इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया आपका, ये Z आउट हो गया, ये आउट, Z जो है एक्सिस है वो बाहर निकल गया, तो इसको हम लोग कहते हैं Z आउट कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इसका मतलब जो Z आउट है वो आपका ज्यादा स्टेबल है, और दोनों कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा प्रीफरेबल है, ज्यादा स्टेबल है जब आप इसको देखते हैं, तो है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, इसी को कहते हैं हम लोग स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और इस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, इस पे जो है टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सब कुछ छोटा छोटा पॉइंट को आप लिखते जाएंगे जहां नोट्स बना रहे हैं वहां पे, ना। स्टैटिक जॉन टेलर इसको डिस्टॉर्शन कहते हैं, और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमने कॉम्प्लेक्स पहले ही डिस्कस कर लिए थे कि हाई स्पिन लो स्पिन में क्या होगा, तो उसी तरह से हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में ये स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना, किस किस केस में होता है। हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख देते हैं और आप देख लीजिए कि उसमें होता है या नहीं होता है। सपोज हमने D1 सिस्टम लिया, अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो अपर वाले में ही देखेंगे। तो एक होगा D4 स्टेट, D4 हाई स्पिन, है ना, तो T2G और EG 1 2 3 4, है ना। तो अब आपको सोचना होगा कि ये DZ2 में आएगा या DX2Y2 में आएगा, है ना, वो देखना पड़ेगा। तो यहां पर कौन सा दे रहा है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा ये, ठीक है। D4 के बाद D5 सिस्टम आएगा, D5 में नहीं देगा हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन में नहीं देगा। क्यों नहीं देगा आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5, है ना। DZ2 में भी एक है और DX2Y2 में भी एक है। जब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन तो आपका क्या होगा, दोनों में ही फील करेगा। जब अनइवन रहेगा, जब ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, जब अनसिमेट्रिक रहेगा हमारा EG, तभी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा, है ना। ये फाइनल वर्ड है आपका एग्जाम में रिवीजन के टाइम, लेकिन जो होता क्यों है, क्यों अनइवन रहेगा तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखाएगा, वो जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो आपका यूज आएगा, है ना। तो आप एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि जब आपका EG ऑर्बिटल अनसिमेट्रिक रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा, जिसको हम लोग स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं, और जिसका टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, है ना। जब EG अनइवन रहेगा और ऑड रहेगा या फिर अनसिमेट्रिक रहेगा, है ना। यहाँ सिमेट्रिक है तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा ही नहीं किसी भी तरह का, है ना। फिर आपका D6, है ना, D6 में तो एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, वो भी नहीं देगा। D7 फिर एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, हाई स्पीड की बात कर रहा हूं, नहीं देगा। जब जब यहां पर अनइवन रहेगा, कौन कौन सा कंडीशन में अनइवन हो सकता है, देखिए, एक बार एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अनइवन, और दूसरा वाला तरीका कौन सा है, एक बार 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अनइवन, ठीक है। तो ये दो तरीका, एक या तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा, है ना, जिसको स्टैटिक बोलते हैं हम लोग। और डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है उसको भी देख लेते हैं, चलिए।
डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो है क्या कि जब हमारे कौन सा T2G में अगर हमारा अनइवन आ रहा है, सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा देगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा ये। जब हमारा 2 रहेगा T2G में तब भी वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, 3 में नहीं देगा, 4 रहेगा तो भी देगा वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, 5 रहेगा तो भी देगा, है ना। इसका मतलब T2G हमारा जब 1 रहेगा, T2G जब हमारा 2 रहेगा, T2G जब हमारा 4 रहेगा और T2G जब हमारा 5 रहेगा, तो आपका वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा या फिर डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा। डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देगा और इसका टेम्परेचर के साथ ये चेंज हो जाता है ना, टेम्परेचर का इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का। तो ये T2G, T2G1, T2G2, T2G4 और T2G5 देगा। और स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन देगा, आपका EG1 एंड EG3, है ना। अब आप जो एग्जांपल देगा अब इसमें फिट कीजिए अपना T2G और EG में बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड या बेस्ड ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं, तो वहां से आप उतना सीख चुके हैं कि कैसे उसको अरेंज किया जाता है ना। अब उस अरेंजमेंट में जैसे जैसे ये कन्फिग्रेशन में फिट हो रहा है, आप उसको वीक और स्ट्रॉन्ग में दे सकते हैं। अब कौन कौन देगा नहीं, देखिए, एक हो जाएगा आपका T2G0, EG0 नहीं देगा कोई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। एक आपका T2G3, EG0 नहीं देगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। एक है आपका T2G3, EG2 नहीं देगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। एक हो गया आपका T2G, जो नहीं देगा वो बता रहा हूँ, T2G हो गया आपका 6 और EG0 नहीं देगा। एक हो गया आपका T2G6, EG2 नहीं देगा। और भी है, देखिए, T2G6, EG4 नहीं देगा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना, करेक्ट। तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन सबको याद रखेंगे। जब दोनों में 0 रहेगा, एक में 3 एक में 0, एक में 3 एक में 2, एक में 6 एक में 4, एक में 6 0 6 2, ये सब आपका जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भले ही वीक और स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं देगा। ये सबको आप बैठा के देखिए, इस तरह बना करके आप बैठाइए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं देगा, है ना। ये हो गया आपका एग्जामिनेशन के पहले रिवीजन, है ना। और जो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, वो हो गया आपका, या तो अब आप MSc में है या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन डेप्थ जानना जरूरी है ना, तब ना ये रिवीजन करेंगे। मान लेते हैं कि इसमें किसी तरह से क्वेश्चन को वो किसी भी पार्टिकुलर तरीके से घुमा दिया, तो जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ये लाख आप जान लीजिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे 1-2 एग्जाम्पल, उसमें आपको समझ में आएगा कि जो आप ये शॉर्टकट देख रहे हैं इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन जो अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे आपको पूरा फायदा होने वाला है ना। तो चलिए उसको देखते हैं। Z इन Z आउट केस भी हमने देख लिया। अब हम लोग सीधे चलते हैं, आपका एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन मतलब थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व होगा। हम उसको इस तरह से बनाए हैं कि मान लेते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स आपका दिया हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूं मैं CuEn3n2+, है ना, A, और दूसरा ले लेता हूं B हम CuEn2 एंड देन इसमें क्या जोड़ दें हम, वाटर जोड़ देते हैं, H2O2, है ना। और ये भी आपका हो जाएगा 2+। इस दोनों में बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है। सिर्फ वो बताना नहीं है कौन ज़्यादा स्टेबल है, साथ में बताइए क्यों स्टेबल है ना। जबकि हम लोग जानते हैं कि जहाँ नंबर ऑफ चिलेटिंग लिगैंड ज़्यादा रहेगा, चिलेटिंग लिगैंड के लिए हम अलग से क्लास ले लेंगे, वो बहुत ज़्यादा है। चिलेटिंग लिगैंड मतलब कि आपके अगर एक से ज़्यादा डोनर एटम प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर लिगैंड में, तो उसको हम लोग चिलेटिंग लिगैंड कहते हैं। वो इस तरह से पकड़ के रहेगा ना, चिलेटिंग, है ना। जैसे केकड़ा रहता है, क्रैब्स, है ना, क्रैब्स खाते होंगे ना नॉन वेजिटेरियन वाले, तो जैसे वो पकड़ता है क्रैब्स, उसी तरह से, या स्कॉर्पियन, है ना, या स्पाइडर का देखेंगे, है ना, जो 6 लेग है, कैसे पकड़ते हैं, स्पाइडर इज इक्वल टू EDTA, करेक्ट। तो उसी तरह से आप इथिलीन डायमीन को देखिए, ठीक है, ये इथिलीन डायमीन है, तो यहाँ 3 है, तो जितना ज़्यादा चिलेटिंग लिगैंड रहेगा कॉम्प्लेक्स हमारा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ केस उल्टा हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है, B ज़्यादा स्टेबल हो जाता है A से। ऐसा क्यों होता है,
जबकि होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। और कॉपर कॉम्प्लेक्स है, +2 स्टेट है, तो ये भी D9 सिस्टम है, ये भी D9 सिस्टम है, मतलब दोनों में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो जरूर दे रहा है। अब देखना होगा कि स्टेबिलिटी कैसे हो रहा है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दे रहा है, इसका मतलब जो हमारा EG है ये क्या है, नॉन डिजेनरेट कर गया है ना, EG से हमारा जो है ये अलग हो गया है, दोनों ऑर्बिटल है ना, dx2y2 और dz2 हमारा अलग हो गया है, ठीक है। तो ये किस तरह हो गया है, dx2y2 और dz2, सॉरी ये तो हो गया आपका इन वाला, तो dz2 और dx2y2 है ना। तो इस तरह से रहेगा ये, तो ये बना हुआ है। ये z आउट वाला हमने देखा था ज़्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। चलिए इसको बनाते हैं और देखते हैं कि क्यों स्टेबल ये कम हो गया, जबकि दोनों में एक ही चीज़ है। ये जो फॉलो कर रहा है ये भी वही फॉलो कर रहा है, दोनों में क्या ऐसा अंतर हो गया कि वो ज़्यादा स्टेबल हो गया या कम स्टेबल हो गया। जिनको पता है वो तो आंसर दे दिए होंगे कि क्यों स्टेबल है ना। तो अब देखिए ये जो बना हुआ है आपको पता है ये किस तरह से है, इथिलीन डायमीन है ना, 2 नाइट्रोजन है। तो आप इसको किसी भी तरह से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो बनाइए। ये नाइट्रोजन दे दिए, नाइट्रोजन दे दिए, इसको इस तरह से दे दिए है ना, इथिलीन डायमीन, 2 लिगैंड इस तरह से जुड़ा हुआ है। फिर एक दे दिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इथिलीन डायमीन, फिर एक दे दिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इथिलीन डायमीन, तो हो गया 3 इथिलीन डायमीन लग गया इसमें। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स और दूसरा ये वाला देखिए, इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, और यहाँ पर आपका H2O, यहाँ पर भी H2O, ठीक है। तो ये तो आपका स्क्वायर प्लेनर में है और ये दोनों एक्सियल में है। यहाँ पर भी ये स्क्वायर प्लेनर में है, ये दोनों एक्सियल में है। तो देखिए इस केस में क्या ये Z आउट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ के रखा है, यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ के रखा है ये लिगैंड। तो अगर ये एक्सपेंड करेगा तो इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, अगर ये एक्सपेंड करेगा तो इसको भी एक्सपेंड करेगा। तो ये आपका कंप्लीटली एक ऑक्टाहेड्रल जैसा नहीं दिखेगा, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, ये वाला एंगल में स्ट्रेन हो जाएगा, मतलब इसके और हाँ ये दोनों एंगल में, ये दोनों एंगल में क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा ना। तो एंगल स्ट्रेन डेवलप करेगा पहली बार, इंक्रीजेस, है ना। एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा, क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। हो क्या रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ये बॉन्ड तो एक्सपेंड करना चाहेगा ना Z आउट के केस में, क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो देगा, ऐसा नहीं कि इथिलीन डायमीन है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देगा, ऐसा नहीं, वो देगा ही, ठीक है। तो ये भी अब जाना चाह रहा है, ये भी अब जाना चाह रहा है, तो साथ में इसको भी एक्सपेंड करना चाहेगा, इसको भी। तो एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप का बन रहा है, इसका मतलब ये अनस्टेबल है। इस केस में वैसा हो रहा है क्या, देखिए ये तो स्क्वायर प्लेनर में है, इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, तो इसको होने दीजिए Z आउट, है ना। दोनों साइड में ये आराम से Z आउट हो सकता है, इसके एंगल में कोई असर नहीं होगा, इसका मतलब उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया। तो जब जॉन टेलर, ये सिर्फ उस केस में होगा जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ अगर हम ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लें जहाँ पर ये D8 सिस्टम हो जाएगा या फिर ये D6 सिस्टम हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको फिर ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पर ये एनर्जी सेपरेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तभी होगा जब ये अनसिमेट्रिक रहेगा EG में, है ना। आपको ध्यान में रखना है, EG में अनसिमेट्रिक हो और साथ में अगर तीनों चिलेटिंग लिगैंड हो और दूसरा वाला इस तरह का कॉम्प्लेक्स दिया है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा आपका। क्यों, क्योंकि ये इजीली Z आउट कर सकता है और ये आपका नहीं कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछ सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स में बताइए ये जो दोनों वाटर मॉलिक्यूल है ये आपके एक्सियल में मौजूद रहेगा या फिर इक्वेटोरियल में मौजूद रहेगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप जैम में सोच सकते हैं, क्योंकि वो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ना। तो आपको बताना होगा कि कॉपर के साथ है, +2 स्टेट है, जॉन टेलर, सबसे पहले तो देखना होगा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दे रहा है तो आपका Z आउट केस होगा ही होगा, और Z आउट केस अगर हो रहा है तो जो आपका ये Z है, ये Z एक्सिस है, ये ऊपर की ओर जाएगा, और जो ये OH2 है ये फ्रीली मूव कर पा रहा है। अगर हम इस लिगैंड को यहाँ पे बैठा देंगे तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, है ना, एंगल स्ट्रेन डेवलप कर देगा। तो सिंपली ये OH2 और ये OH2 लिगैंड क्या होगा, ये Z एक्सिस में पड़ा हुआ रहेगा, मतलब एक्सियल एक्सिस में रहेगा। इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं, भले एकेडमिक क्वेश्चन हो या फिर आपका जैम में पूछे या गेट या CSR में कहीं भी पूछे, है ना। तो इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं ना। एक और क्वेश्चन आपका इसमें बन सकता है क्या, चलिए उसको देखते हैं। इसमें तो समझ में आ गया कि क्यों ये स्टेबल है ना, क्योंकि ये एंगल स्ट्रेन डेवलप कर रहा है। एक और क्वेश्चन है, सपोज कि आपका एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कॉपर का ही कॉम्प्लेक्स है, और उसमें हम ये वाला ले लेते हैं, सिंपली कोई लिगेंड चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ये 6 टाइम ले लिए,
और ये 2+ है। अब आप हमको बताइए, और हम क्या करेंगे ना कि इसको लेबल कर देते हैं, इसमें इस तरह से बनाते हैं हम। चलिए इसका आपका क्वेश्चन को हम कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इजी अंडरस्टैंड आपको हो, है ना, क्योंकि एग्जाम में आपको काम आएगा। ये H2O, ये जो 4 है ये नॉन लेबल्ड है, और जो ये H2O 2 हमने ऐसा लिया है जो कि आपका लेबल्ड 1 है ना, ये हमारा आइसोटोपिक वाटर है, ठीक है, और ये 2+ है। अब आप हमको बताइए इस दोनों में हमने जब वाटर एक्सचेंज करा रहे हैं तो कौन सा वाला वाटर चेंज होगा, है ना, कौन सा वाला वाटर चेंज होगा। ये एक तरह का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि हमने ये ले लिया 6, ठीक है, और इसको हम वाटर एक्सचेंज करा रहे हैं, किससे, लेबल्ड 1 से एक्सचेंज करा रहे हैं, तो जो आपका आंसर होगा वो 4 ऑप्शन बना देगा, है ना, वो इस तरह से बना देगा 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दे देगा आपको, ये नहीं देंगे, इसको 1 लिख देते हैं। ऑप्शन ए दे देगा कॉपर H2O, ठीक है, 3 जो ऐसे रहेगा, और H2O 3 रहेगा जो कि लेबल्ड 1 रहेगा 2+। ज़्यादातर बच्चे इसी में टिक मार देंगे और वो गलत हो जाएंगे, है ना, वो सोचेंगे कि हाफ हाफ कर देते हैं। ऑप्शन 2 में क्या दे देंगे, वो कॉपर H2O 5 और फिर दे देंगे H2O यहाँ पर 1 और वो लेबल्ड दे देंगे 2+। तीसरा ऑप्शन देंगे कॉपर H2O 4 और देंगे H2O 2 लेबल्ड 1 और 2+। और सपोज ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है तो कॉपर H2O 4 लेबल्ड 1, H2O 2 नॉन लेबल्ड 1, और क्वेश्चन रहता तो 6 के 6 लेबल्ड 1 कर सकता था, तो वो भी आंसर होगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा, 3 और 4, क्योंकि हमेशा इस 2 पार्ट में बढ़ जाएगा ये, है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे इस दोनों में भी सबसे ज्यादा प्रीफरेबल कौन सा है, तो ये ज्यादा प्रीफरेबल है, क्योंकि आपका जो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा कॉपर, ठीक है, ये OH2, ये OH2, ये OH2, ये OH2 और ये OH2, इसमें क्या होगा, और एक और है OH2, इसमें क्या होगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल Z आउट के कारण क्या होगा, दूर रहेगा कॉपर से, कॉपर सेंटर से, तो ये इजीली भाग जाएगा, दूसरा इजीली अटैक करेगा, ये भी वही इजीली चला जाएगा और इजीली आ जाएगा, मतलब ये एक्सचेंज करेगा, ये वाटर जल्दी एक्सचेंज करेगा, है ना, क्योंकि ये आपका सेंटर से थोड़ा सा दूरी में है, क्योंकि Z आउट केस बना हुआ है ना, हमने कॉपर लिया इसलिए D9 सिस्टम है ना, तो Z आउट केस बना हुआ है, तो थोड़ा सा ये दूरी में रहेगा, तो आपका ये वाला मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा इससे भी, है ना। ये 4 को चेंज करना ज़्यादा डिफिकल्ट है देन ये 2। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये पॉसिबल तो है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, ये वाला है, ऑप्शन 3, है ना। और इस केस में हमने पूछा था कि कौन सा वाला वाटर एक्सचेंज करेगा, तो सिर्फ यही दोनों वाटर एक्सचेंज करेगा, क्यों, क्योंकि ये Z एक्सिस में है। और हमने स्पेक्ट्रा भी देख लिया था। अगर जॉन टेलर, आप स्पेक्ट्रा से भी बता सकते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है या नहीं। अगर इस तरह का स्पेक्ट्रा आया तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। अगर स्पेक्ट्रा में, क्योंकि इस तरह का अगर आ रहा है, मतलब कि उसका कहना क्या है कि ये मॉलिक्यूल है ना, मतलब 6 के 6 एक ही लिगेंड की तरह है, ऑक्टाहेड्रल है, तो एकदम सिमेट्री है, कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये एकदम इस तरह से देगा, एकदम ब्लेंड, है ना। और अगर वो इस तरह का सिचुएशन बनाता है तो देखिए दोनों का अलग अलग स्प्लिट करेगा ना, तो ये इस तरह से स्प्लिट करेगा, ऐसे आकर के थोड़ा सा शोल्डर बनाते हुए ऐसे आएगा, इस तरह का स्पेक्ट्रा बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेस है, आप दिमाग में रखेंगे स्पेक्ट्रा वाइज भी। ये स्पेक्ट्रा आपको IIT JEM में नहीं पूछेगा, ये स्पेक्ट्रा आपको गेट आपको ग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, ग्राफ, गेट वाले को ग्राफ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन, और CSI वाले को स्टेटमेंट क्वेश्चन, है ना। सबके लिए जो है ये निचोड़ है कि हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए और क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, आपका जो भी ऐड करना है हम सब आपका ऐड करते जाएंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल में जो होता है उसको देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल में जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है उसको देख लेते हैं एक बार फटाक से। उसमें उतना ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखना जरूरी है कि कहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है और कहाँ पर वीक हो रहा है, वो मेन देखना है ना। क्योंकि टेट्राहेड्रल का अगर आप देखेंगे, है ना, हम टेट्राहेड्रल के लिए देख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा E और ये हो जाएगा T2। अब देखिए जो ऊपर चला गया, इसी में ज्यादा रिपल्शन होने के कारण ऊपर चला गया, क्योंकि T2 में कौन सा है, नॉन एक्सियल है, और हमारा जो है वो थोड़ा सा नजदीक है, आपका जो इनकमिंग लिगेंड है उसके नजदीक है, तो वहीं पे ज्यादा स्प्लिट होने का चांसेस रहेगा। तो अगर ये हमारा अनसिमेट्रिक रहेगा, यहाँ 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3, यहाँ पे 2 है, ये अगर हमारा अनसिमेट्रिक रहेगा तो क्या देगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन।
अगर ये हमारा अनसिमेट्रिक रहेगा, अनसिमेट्रिक मतलब या तो 1 रहेगा या तो 3, यहां अनसिमेट्रिक मतलब 1 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या देगा, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। सपोज D1 सिस्टम है, तो D1 सिस्टम में क्या करेगा, ये यहां पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा E में, है ना। तो ये क्या देगा आपका, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, है ना। तो इसको इस तरह से जैसे पिछले वाले को लिखे थे वैसे यहां भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर आपका E1 है तो ये क्या देगा, वीक, मतलब हम यस और नो लिखते हैं तो इसमें देगा, और वीक और स्ट्रांग आप कर लीजिएगा। अगर नीचे में अनसिमेट्रिक है तो वीक है, ऊपर में अनसिमेट्रिक है तो स्ट्रांग है। तो E1 मतलब E1 है, E1 में अगर E में आपका अनसिमेट्रिकल है तो वीक है। तो जो जब भी E में है और उसके कारण जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दे रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो वीक है ना। फिर अगर आपका E अगर 2 है तो ये नहीं देगा क्योंकि दोनों में पूरा हो जाएगा। E अगर आपका 3 है तो इसमें आपका क्या होगा, हाँ देगा। E अगर आपका 4 है तो इसमें नहीं देगा। आ जाता है यहाँ पे, अगर T2 आपका क्या है, 1 है तो देगा इसमें, और ये स्ट्रांग देगा। अगर T2 में आपका 2 है तो देगा ये। अगर T2 में आपका 3 है तो नहीं देगा। अगर T2 में आपका 4 है देगा, है ना। T2 में अगर 5 है देगा, T2 में अगर 6 है नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से है ये, ठीक है। तो देखिए आपको हो सकता है कि किसी एक पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में पूछेगा नंबर ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कितने देंगे, या फिर इस पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स डी सिस्टम में टेट्राहेड्रल के लिए कितने वीक फील्ड देंगे, कितने वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देंगे, कितने स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देंगे। तो देखिए 1 2 दे रहे हैं वीक, 1 2 3 4 दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को ये कर सकते हैं। तो जब तक बेसिक आपको पता नहीं होगा तो आप उस तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहां पर आपका हो गया कंप्लीट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से जो आपको सीखना था सारा चीज यहां पर आपने देख लिए, है ना। तो अगर इसके अलावा भी अगर कुछ छूट रहा है कोई भी पॉइंट तो आप हमको जो है ऐप में जा करके वहां पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम आपको जरूर से रिप्लाई करेंगे। और आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको समझाते रहेंगे वहां पे, है ना। तो उसका फ़ायदा उठाइए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, भले आप इंग्लिश मीडियम के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या हिंदी मीडियम के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और बिल्कुल कम प्राइस में अभी कुछ ऑफर चल रहा है। तो गेट केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन कर सकते हैं आप 2024 के लिए। आप IIT JAM केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन कर सकते हैं 2024 के लिए। बैच आपका इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए। गेट का तो मंडे से क्लास शुरू होगा, IIT JAM का पिछले मंडे से क्लास शुरू हो चुका है। और हाँ, हमारे पार्टिकुलरली झारखंड के बच्चों के लिए PGT केमिस्ट्री, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का क्लासेस भी लॉन्च हो चुका है, वो भी आपका मंडे से क्लास चलेगा, है ना। तो आप उसको फ़ायदा उठाइए, है ना, और ज्वाइन कीजिए और एक टीचर बन जाइए, है ना। PGT या लैब असिस्टेंट बन जाइए, है ना। तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से। मेन मोटो है कि केमिस्ट्री को पढ़िए, जितना सीखिएगा उतना आगे जाइएगा। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है किसी गाइड से नहीं, एक रेपुटेड टेक्स्ट बुक से, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।